ओके, हेलो एवरीवन। सो आज से हम हमारे चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंशियल सर्किट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो अब तक हमने देखा जो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा वो सारे कॉम्बिनेशन सर्किट का पार्ट था। जो भी हमने मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर या छोटे मोटे जो भी गेट्स थे, एंड और एक्सओर, एक्सनॉर, देन जो आरसीए पढ़ा हमने, वो सारा पार्ट कॉम्बिनेशन सर्किट में आता है जिसमें मतलब कि सिर्फ काम होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में बस, ना कि उसमें किसी एक्सटर्नल क्लॉक या किसी की जरूरत पड़ती है, ना कि इसके बाद क्या आउटपुट आएगा उसकी जरूरत पड़ती है, मतलब कि नेक्स्ट स्टेट की जरूरत पड़ती है। सिर्फ उधर जो प्रेजेंट स्टेट होगी वो, एंड जो हमारा इनपुट होगा वो, इसलिए वो कॉम्बिनेशन सर्किट होती है। लेकिन सीक्वेंस सर्किट में ऐसा नहीं होता। सीक्वेंशियल सर्किट में एक क्लॉक की भी जरूरत पड़ती है जो कि हमें नेक्स्ट इनपुट नेक्स्ट आउटपुट के बारे में भी बताएगी। ठीक है, सो सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में हम आगे बात करेंगे। और लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में जो सबसे मेन पॉइंट होता है, जो सबसे अहम मतलब माना जाता है कि सीक्वेंशियल सर्किट का हार्ट होता है, वो होता है क्लॉक। ठीक है, सो क्लॉक के बारे में हम आज देखेंगे कि क्लॉक होती क्या है, कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लॉक कैसे वर्क करती है। ओके, सो क्लॉक क्या होती है कि इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अ क्लॉक इज अ सिग्नल दैट ऑसिलेट बिटवीन हाई एंड लो स्टेट एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टू सिंक्रोनाइज द एक्शन ऑफ डिजिटल सर्किट्स। मतलब कि हमारा जो आउटपुट है वो कितनी बार प्रोपोगेट करेगा, मतलब कितनी बार चेंज होगा, जितनी बार भी चेंज होगा वो किसके मुताबिक होगा, जो हमारी क्लॉक है वो हाई और लो पर ऑसिलेट करेगी। मतलब कि अगर हाई होगी तभी वो हमारा आउटपुट बार बार चेंज होगा, अगर लो होगी तभी हमारा आउटपुट चेंज होगा। वो हम आगे देखेंगे कि वो किस पर डिपेंड करता है, या तो हाई पर चेंज होता है या तो वो लो पर चेंज होता है उस हिसाब से। ठीक है, सो ये क्लॉक की अ क्लॉक इज अ सिग्नल दैट ऑसिलेट बिटवीन हाई एंड लो। मतलब कि या तो क्लॉक हाई होगी या तो वो लो होगी। ये होती है एक आइडियल क्लॉक। मतलब कि या तो उसकी वैल्यू वन, अगर डिजिटल में देखा जाए तो या तो उसकी वैल्यू वन होगी या तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। मतलब कि या तो उसकी वैल्यू, हम कह सकते हैं कि अगर उसकी मैक्सिमम वोल्टेज हम क्लॉक को 5 वोल्ट दे रहे हैं, सो या तो वो 5 वोल्ट होगा या तो वो 0 वोल्ट होगा। ये एक आइडियल क्लॉक होती है। ठीक है, सो उस स्टेट पर ही हम हमारा आउटपुट चेंज हमारा आ सकता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में वो वर्क करेगा। ठीक है, सो क्लॉक सिग्नल इज ए पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अब मतलब क्लॉक सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल ही होगा अगर उसका ऑन टाइम मान, मतलब कि उसका जो हाई टाइम, जब वो हाई रह रही है वो मान लेते हैं कि 5 सेकंड के लिए रह रही है, सो वही सेम वो लो भी 5 सेकंड के लिए ही रहेगी। मतलब टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 10 सेकंड उस हिसाब से। ठीक है, एंड इट्स ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम, मतलब कि जब वो वन रहेगा और जब जीरो रहेगी क्लॉक, ऑफ टाइम नीड टू बी द सेम, मतलब दोनों वैल्यू दोनों टाइम सेम होगा ऐसा। यू कैन रिप्रेजेंट द क्लॉक सिग्नल एज स्क्वायर वेव। ठीक है, हम जो हमारा क्लॉक है उसको कुछ इस तरीके से स्क्वायर वेव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो व्हेन बोथ इट्स ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम आर सेम। ओके, मतलब कि ये हमारा ऑन टाइम हो गया, ऑन, और ये हो गया हमारा ऑफ टाइम। ठीक है, अब इस दोनों को मिला ले हम, ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम, तो हमारा क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड टी। ठीक है, और उस टाइम पीरियड का हम अगर इनवर्स लें, 1/t करें, सो क्या आएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, मतलब कि क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ये होती है क्लॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ट्रेन ऑफ पल्सिस इज कंसिडर्ड एज अ क्लॉक सिग्नल। ट्रेन ऑफ पल्सिस मीन्स ये जो हमारा बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, ये पहले ऑन ऑफ है, फिर ऑन, देन वापस ऑफ, फिर वापस ऑन, ऑफ, इसको पल्सिस बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो इस बहुत सारी पल्सिस होती हैं उसको हम क्लॉक सिग्नल बोलेंगे।
this signal stays at a high for some time and stay at low for some time। मतलब कि हम जो हमने 5 सेकंड का एग्जांपल लिया उसमें थोड़े टाइम के लिए वो लो रह रही है और थोड़े टाइम के लिए वो हाई रह रही है। ठीक है, दिस पैटर्न रिपीट्स विथ सम टाइम पीरियड, इसीलिए उसको क्या बोला है, पीरियोडिक सिग्नल। इन दिस केस द टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम पीरियड ऑन टाइम और ऑफ टाइम का समेशन होगा, ये हमने देखा आगे। द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक सिग्नल इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। हमने देखा कि 1/t हमें क्या देगी, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। और सीक्वेंशियल सर्किट आर ऑपरेटेड विथ क्लॉक सिग्नल्स, मतलब कि अगर हमें किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट को वर्क करवाना है, ऑपरेट करवाना है, सो उसके लिए हमें मस्ट नीडेड क्या है, क्लॉक सिग्नल। ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी एट विच the sequential circuit can be operated accordingly the clock signal frequency as to be chosen, मतलब कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी चूज होती है वो किसके बेस पर होती है, जो भी हमारा क्लॉक सिग्नल का टाइम पीरियड होगा, जो भी क्लॉक सिग्नल होगा उसके बेस पर, मतलब कि क्लॉक सिग्नल किस तरीके से वर्क कर रहा है, कितने टाइम पीरियड पर वर्क कर रहा है, सो उसी तरीके से हम उसी पर डिपेंड रह के हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, देन आगे देखते हैं कि द फंक्शन ऑफ द क्लॉक विल आल्सो डिपेंड स्ट्रांगली ऑन द शेप ऑफ इट्स वेवफॉर्म। कैसे, फॉर डिजिटल circuit an ideal square wave with instant changes to the voltage at the high to low or low to high voltage transition might be the goal, but this form include high frequency harmonic for mixed signal circuits। मतलब कि अगर हम डिजिटल सर्किट में अगर एक आइडियल क्लॉक की बात करें तो वो हमेशा उसका शेप क्या होगा, स्क्वायर वेव ही होगा। अगर हम प्रैक्टिकल वेवफॉर्म्स की बात करें तो वो थोड़ा टेढ़ा जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो मतलब कि कहना क्या चाहता है कि फंक्शन बहुत टाइम, मतलब वो स्ट्रांगली शेप ऑफ इट्स वेवफॉर्म पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कैसे, हम यहाँ पर वेवफॉर्म में देख सकते हैं कि 0 है यहाँ पर वैल्यू, लेकिन यहाँ पर एक ही इंस्टेंट टाइम पर, मतलब कि बहुत छोटे टाइम के दौरान ही उसकी वैल्यू हाई हो गई है 1 सीधी, देन एक छोटे टाइम के दौरान ही वो वापस 0 हो गई। ठीक है, मतलब कि जो हाई और लो का टाइम पीरियड चेंज होने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत बहुत मतलब बहुत माइनर होता है, इंस्टेंस होता है, इंस्टेंट लेवल पर वो चेंज होता है, हो जाती है वैल्यू। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि टाइप ऑफ ट्रिगरिंग, मतलब कि हमारी जो आउटपुट है वो कब कब चेंज होगा, मतलब कि आउटपुट चेंज होके हमें इनपुट हम जो देंगे उसके तौर पे हमारा आउटपुट कब कब चेंज आएगा, जब हमारा एक तो दो टाइप के सर्किट्स आती है, एक लेवल ट्रिगर्ड और एक एज ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड मींस जब जो हमारा ये लेवल ये मान लेते हैं ये हमारी है क्लॉक। ओके, लेवल मींस ये पॉजिटिव लेवल हुई और ये नेगेटिव लेवल हुई, मतलब कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगर में क्या होगा कि जब जब वैल्यू पॉजिटिव जब जब क्लॉक पॉजिटिव लेवल पर जाएगी, मतलब कि उसकी वैल्यू हाई होगी, तब तब हमारा जो आउटपुट है वो चेंज होगा। नेगेटिव लेवल ट्रिगर मतलब जब जब हमारी वैल्यू 0 होगी तब तब हमारा जो आउटपुट है वो चेंज होगा, मतलब कि हमारी नेक्स्ट स्टेट उस हिसाब से आएगी। नेक्स्ट स्टेट तभी आएगी जब जो हमारी क्लॉक है वो 0 होगी, किसमें, नेगेटिव लेवल ट्रिगर में। और पॉजिटिव लेवल ट्रिगर में जब हमारी वैल्यू 1 होगी क्लॉक की तभी हमारा नेक्स्ट स्टेट आएगी। सेम गोस फॉर एज ट्रिगर। एज ट्रिगर में भी सेम ही होता है, बस सिर्फ एज का फर्क होता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव एज है, ये इसको हम इस एज को हम बोलेंगे पॉजिटिव एज और इस एज को हम बोलेंगे नेगेटिव एज। मतलब कि एज पर जो वैल्यू होती है वो बहुत थोड़े कम टाइम के लिए हमारा आउटपुट स्टेबल रहेगा। यहाँ पर जब तक हमारी वैल्यू मान लेते हैं पॉजिटिव लेवल की बात करें तो ये हो गया हमारा 5 सेकंड, मान लेते हैं 5 सेकंड के लिए। सो वो जो आउटपुट होता है वो 5 सेकंड के लिए वही आउटपुट रहता है, 5 सेकंड के बाद वो चेंज होगा। लेकिन अगर हम एज ट्रिगर की बात करें जो कि वो इंस्टेंट टाइम पर ही चेंज हो जाता है। एज मतलब कि एक सेकंड से भी कम टाइम लगेगा उसको चेंज होने में। सो सिर्फ उसी टाइम के दौरान जो हमारा आउटपुट है वो रहेगा उस टाइम। जैसे ही चेंज होगा एज वैसे ही हमारा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर पॉजिटिव नेगेटिव में वही होगा कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो
सो पॉजिटिव एज पर चेंज होगी आउटपुट की वैल्यू, और अगर नेगेटिव ट्रिगर्ड हो तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पर हमारी वैल्यू नेक्स्ट स्टेट है वो आएगी। ओके, हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्लॉक। ठीक है, ये सारी हमने बातें की आइडियल क्लॉक की, जिसमें वेव फॉर्म्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा या तो हाई होती है या तो लो होती है। लेकिन प्रैक्टिकल क्लॉक में क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू होती है 0 और 1 होने के बीच में, वो थोड़ा क्रॉस होता है, जिसको हम ट्रेपोजियम वेवफॉर्म भी कह सकते हैं। मतलब कि ये वाला जो हमारा पॉइंट लेवल है, उसको हम क्या बोलेंगे, राइजिंग एज ऑफ क्लॉक। मतलब कि 0 से वो 1 जा रहा है ना, इसलिए हम राइजिंग एज बोलेंगे हम उसको। देन ये वाला जो है उसको हम फॉलिंग एज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो 1 से 0 जा रहा है। ये प्रैक्टिकल क्लॉक होती है जहां पर हमारी वेव फॉर्म्स है वो परफेक्टली स्क्वायर वेव नहीं होती है। ठीक है, सो ये होता है प्रैक्टिकल क्लॉक, जिसमें पूरी वन साइकिल जो होती है वो थोड़ी, उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा प्रोपोगेशन, जो राइजिंग एज और फॉलिंग एज का वो जो टाइम है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमारा जो वन क्लॉक साइकिल मतलब कि टाइम पीरियड है वो थोड़ा लंबा हो जाता है कंपेयर टू आइडियल क्लॉक। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं हमारी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीक्वेंशियल सर्किट में, उसमें हम हमेशा आइडियल क्लॉक लेके ही मान के ही हम काम करते हैं सारे। ठीक है, सो ये प्रैक्टिकल क्लॉक थी। प्रैक्टिकल क्लॉक में क्या होता है कि स्क्वायर वेवफॉर्म्स बिकम मोर ट्रेपेजियल इवन फॉर प्योरली डिजिटल सर्किट ड्यू टू द नॉन इंस्टेंस राइज एंड फॉल टाइम। मतलब कि अगर ट्रेपोजियल वो वेवफॉर्म्स बन रहा है, उसका मतलब कि वेवफॉर्म हमारी आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल है। विथ लॉन्गर राइज टाइम, हमने देखा जो राइज टाइम है वो लॉन्ग हो जाता है, और जो फॉल टाइम है वो भी लॉन्ग हो जाता है। worthwhile टू डिजाइन अराउंड एन इवन हायर क्लॉक फ्रीक्वेंसी। टाइम बढ़ जाएगा मतलब फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, अगर टाइम कम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, ब्रॉस केस हार्मोनी एश्योरिंग सिग्नल इंटीग्रिटी फॉर एसोसिएट हार्मोनिक अप टू दैट फ्रीक्वेंसी। सेम यही कह रहा है कि प्रैक्टिकल क्लॉक में क्या होता है और आइडियल क्लॉक में क्या होता है। ठीक है, अब क्लॉक यूज कहां पर होता है कि दिस क्लॉक सिग्नल टेल्स द डिवाइस व्हेन टू ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेट। मतलब कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है, मान लेते हैं हमने कोई भी एक सीक्वेंशियल सर्किट ली है, उसमें हमने 0 0 लिया है, इनपुट में कुछ भी हम ले लेते हैं, उस टाइम पर जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कब चेंज होगा वो डिसाइड कौन करता है? क्लॉक। विदाउट द क्लॉक सिग्नल नन ऑफ द डिवाइस वुड डू एनीथिंग। मतलब कि अगर क्लॉक सिग्नल ना हो तो हमारा आउटपुट कभी चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। लेकिन अगर क्लॉक होगी तो वो चेंज होगी। मोर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर में कंटेन्स डिवाइसेस विथ नीड टू रन एट डिफरेंट रेट्स। मतलब कि अगर कुछ बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर होते हैं, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जिसमें वो सारे जो भी वर्क्स होते हैं वो डिफरेंट रेट्स पर होते हैं। सो उसके लिए हमें डिफरेंट जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उन सबके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक्स चाहिए होगी, या तो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होंगे बहुत सारे, उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक चाहिए होगी, जो कि हमें अलग अलग डेटा डिफरेंट रेट्स पर काम करने में आसानी रहे इसके लिए। ठीक है, सो ये हम क्लॉक का यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सो ये था हमारा जो बेसिक सीक्वेंस सर्किट का पार्ट या मेन पार्ट बोले हम, जिस जो हर एक सर्किट में यूज होता है, वो थी क्लॉक। सो ये हमने क्लॉक के बारे में देखा आज। ठीक है, जिसमें हमने वेवफॉर्म्स और उसका थोड़े टाइप्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोले वो हमने पढ़ा। ठीक है, ये जो टाइप ऑफ ट्रिगरिंग थी हमने पढ़ी, वो हमें आगे चल के सीक्वेंशियल सर्किट में काम आएगी। कि अलग अलग सीक्वेंशियल सर्किट्स आती है, लेवल ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर्ड करके, उसमें हम पढ़ेंगे और डिटेल में। ठीक है, सो ये था, हमने पढ़ा क्लॉक इन सीक्वेंशियल सर्किट। होप आपको समझ आया होगा। आगे चल के हम और ये देखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट के आगे और टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।